हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट से जिसमें आप खुद भी पर्सनली इन्वॉल्व होंगे। सो इमेजिन करो आपके सामने 4 बंदूकें रखी है और उन सब में सिर्फ एक ही गोली है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि चारों बंदूकों में उनकी गोलियों को प्रोपेल करने के लिए 4 अलग अलग फ्यूल्स / प्रोपेलेंट्स इस्तेमाल किए गए। पहले में साधारण गन पाउडर है, दूसरे में है केरोसिन, तीसरे में है मीथेन और चौथे में है हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ कि ये चारों में से कौन से गन से गोली सबसे ज्यादा लोगों को चीरते हुए निकल सकती है। सो आई गिव यू सम टाइम। ओके, होपफुली आपने अभी डिसाइड कर लिया हो। नाउ जस्ट पॉज इट ओवर हियर और सबसे पहले अपने जवाब को नीचे कमेंट्स में लिखना। ओके, सो होपफुली आपने लिख लिया हो। सो अब जवाब सुनो। गन पाउडर वाली बंदूक से निकली गोली सिर्फ एक ही इंसान को मार सकती है। केरोसिन से प्रोपेल हुई गोली 12 लोगों को मार सकती है। मीथेन से प्रोपेल हुई 23 लोगों को और लास्टली हाइड्रोजन से प्रोपेल हुई गोली एक ही शॉट में सीधा 32 लोगों के आर पार जा सकती है। ये कैसे? यही दिमाग में आ रहा है ना? वेल, बात यह है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेसिफिक इंपल्स या सिंपली कहूं तो उसकी गोली को इंस्टेंट पिकअप और फोर्स प्रोवाइड करने की जो क्षमता है ना, वो बाकियों से काफी ज्यादा है। यही वजह है कि नासा भी अपने रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को प्रोपेल करने के लिए हाइड्रोजन को ही आज के तारीख में सबसे पावरफुल फ्यूल मानता है। बट गेस व्हाट? इलॉन मस्क की नजरों में दुनिया का सबसे पावरफुल फ्यूल ये फर्स्ट आने वाला हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि मीथेन है। मस्क का यह कहना है कि मीथेन से रॉकेट उड़ाना तो छोड़ो, बल्कि उससे वो मार्स पर ऑक्सीजन, पानी और हरे भरे खेत भी हासिल कर सकता है। मतलब मीथेन जो आज से करीबन 2000 साल पहले एंशिएंट चाइना में डिस्कवर हुआ था और चाइनीज लोग उसे ऐसे बैम्बू पाइप्स के जरिए गली गली भेजा करते थे और फिर आगे उन्हीं की मदद से रात में अपनी मशाले और दिन में अपनी मेटल औजार बनाने की भट्टियों को जलाया करते थे। ये केमिकल इंसानी सभ्यता को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वेल, अगर पुरानी बात करें ना, तो तब से लेकर आज तक 2023 तक मीथेन सिर्फ 2 कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, लाइट और हीट। और इसीलिए मस्क ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं मीथेन के इसी लिमिटेड स्कोप को एक्सपैंड करके बताता हूं। अब नासा ने भी ये ट्राई जरूर किया, लेकिन नासा इसमें बुरी तरीके से फेल हुए। सो अगर इलॉन मस्क ने ये सक्सेसफुली कर लिया तो इससे दोबारा से नासा को और पूरी दुनिया को ये साबित करने का मौका मिल जाएगा कि ही इज द मैन। क्योंकि याद होगा आपको इलेक्ट्रिक कार्स को लेके कैसे इलॉन मस्क ने ये साबित करके दिखाया, वो कॉन्सेप्ट को दूर करके जो ट्रेडिशनल कार्स यूज कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी पे अच्छे खासे लोगों को शिफ्ट करके और एक अच्छा खासा बस क्रिएट करके इसको लेकर। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मस्क हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। तो वेल, इसके काफी सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इससे मस्क को एक नेक्स्ट लेवल की पब्लिसिटी मिल जाती है और दुनिया के लिए एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव भी खड़ा हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि इससे मस्क को फंड्स मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। देखो, साल 2007 में नासा वो पहला स्पेस एंटरप्राइज था जिसने मीथेन को एज अ फ्यूल यूज करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट उसके लिए उसने एक इंजन भी बना लिया था, लेकिन फिर उन लोगों ने देखा कि उनके इंजन में मीथेन का ऑटो इग्निशन या सिंपली कहूं तो जलने से पहले हाई प्रेशर की मदद से उसे अपने आप ही जो प्री हीट होना चाहिए उसमें वो नहीं हो रहा था। क्योंकि मीथेन ना यूजुअली तभी ऑटो इग्नाइट होता है जब उस पर एटलीस्ट 1 atm का प्रेशर हो और एटलीस्ट 326 डिग्रीज का तापमान। इसका मतलब इन कंडीशंस को मीट करने के लिए सबसे पहले तो नासा को अपने इंजन्स में सिर्फ इस ऑटो इग्निशन के लिए एक अलग से हीटिंग मैकेनिज्म को फिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस नए पुर्जे की वजह से उस ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इंजन में बदलाव करने पड़ेंगे जो उस पूरे इंजन के एंटायर लेआउट को ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। नासा ने इसका सोल्यूशन खोजने के बजाय सीधा इस मीथेन फ्यूल इंजन के प्लान को ही ड्रॉप कर दिया। यहीं पर एग्जैक्टली फिर इलॉन मस्क को एक मौका मिल गया अपने ब्रांड न्यू रैप्टर इंजन से इस आपदा को एक अवसर में बदलने का। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इलॉन मस्क की यही खासियत भी है, वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं। और उनके इसी जज्बे, उनकी सोच और उनके सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स, इन सब का ब्यूटीफुल वर्णन इलॉन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स इस ऑडियो बुक में अच्छे से किया गया है। इसमें मौजूद इलॉन मस्क की कहानी लिटरली आपको कुछ कर दिखाने पर मजबूर कर देगी, जैसे इसने मेरे पर इंपैक्ट लाया। आपको बस कुकू FM ऐप डाउनलोड करना है और उस पर इसी ऑडियो बुक को सर्च करना है। इस ऐप पर यह बुक आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। इस बुक में इलॉन मस्क का बिजनेस एक्यूमेन
ये पर्सनली मेरे लिए सबसे काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर था, क्योंकि इसमें मस्क के जजमेंट और क्विक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को काफी इफेक्टिवली डिस्क्राइब किया गया है, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही मैटर करती है, स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर के लिए। और फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से रीडिंग की हैबिट बनाओ, तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स अगर आपको सुनना है तो वो भी डिफरेंट जॉनरास की, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट, जो भी हो, आपको कुकू एफएम पर वो सभी मिलेगी। उनमें से लर्निंग्स को एक्सट्रैक्ट करके आप हर चैप्टर पर अपने अलग अलग नोट्स भी बना सकते हो, और साथ ही इसमें स्लीप टाइमर भी लगा हुआ है, जिससे आप सोते वक्त आसानी से स्केड्यूल कर सकते हो और ऑडियो बुक अपने आप बंद हो जाएगी जैसे ही आपको नींद आए। यही वजह है कि कुकू एफएम पर करीब 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। सो आज से ही आप भी इस नॉलेज से भरी दुनिया का एक पार्ट बन सकते हो कुकू एफएम के साथ। और इस साल को और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुकू एफएम दे रहा है एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट अपने सारे यूजर्स को ऑन देयर फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन, जो मिलेगा सिर्फ 49 रुपीज में। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GS50 फॉर 50% ऑफ ऑन द फर्स्ट मंथ। सो लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। सो देखो, SpaceX का जो रैप्टर इंजन है ना, वो इस कॉन्सेप्ट से डिजाइंड है। इसमें ये प्री बर्नर देख रहे हो, ये बेसिकली एक मिनी जेट होता है, जो अगर टैंक में प्रोपेलेंट कभी कम भी हो तब भी वो हाई प्रेशर से ही बाहर जाए, इसका ख्याल रखता है। इसमें बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट अलग से बर्न करके पहले तो एक टर्बो पंप को घुमाया जाता है, और फिर इसी टर्बो पंप से बाकी के प्रोपेलेंट को सक इन करके हाई प्रेशर के साथ मुख्य कंबशन चेंबर में भेजा जाता है। यानी इन शॉर्ट, किसी भी रॉकेट इंजन की ये जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, कि प्रोपेलेंट टैंक में हाई और कंबशन चेंबर में हमेशा लो प्रेशर होना चाहिए, इस दिक्कत को प्री बर्नर्स सॉल्व करते हैं। और यही वजह है कि ये सिस्टम ऑलमोस्ट सभी रॉकेट इंजन्स में होता है। पर एज यू कैन सी, इस प्री बर्नर की खुद की एक अलग प्रॉब्लम है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट सिर्फ एक पंप के टरबाइन को घुमाने में ही काम आते हैं, और उसके बाद उसे एक अलग रास्ते से बाहर ढकेल दिया जाता है। यानी यस, इस प्री बर्नर से प्रेशर 505 ATM और टेम्परेचर 537 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच तो जाता है, जो कि मीथेन के ऑटो इग्निशन कंडीशंस की डिमांड से कई गुना ज्यादा है। पर साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो कि एक ऑलरेडी वीक फ्यूल मीथेन उस प्री बर्नर में वेस्ट होने की वजह से एक्सपेक्टेड से कम थ्रस्ट आउटपुट देता है। और मस्क ने एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसने बेसिकली एक के जगह पर दो प्री बर्नर्स को यूज किया, मीथेन प्री बर्नर और ऑक्सीजन प्री बर्नर, और इन दोनों को आपस में जोड़कर वेस्ट होने वाले फ्यूल को भी अल्टीमेटली कंबशन चेंबर की ओर मोड़ दिया, ताकि उससे ज्यादा माइलेज निकाल पाए। प्लस नासा के अनुसार सिर्फ चांद तक ही जाने का खर्चा अराउंड $4 बिलियन है, पर मस्क ये चाहते हैं कि हमें मार्स तक पहुंचने के लिए भी $10 मिलियन से भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सो टू टैकल दिस, वो मार्स से ही मुफ्त का फ्यूल लूटने वाले हैं। उन्होंने ये देखा कि मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और साथ ही उसके पोल्स पर भारी मात्रा में बर्फ जमी हुई है, और इसीलिए उसने एक ऐसी टेक्निक ढूंढी जो कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर सके। इस टेक्निक का नाम है सेबेशियर प्रोसेस। इस प्रोसेस की शुरुआत में पोल्स पर मौजूद आइस को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस से निकले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर, प्रेशर और निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट कराया जाएगा, जिस प्रोसेस में दो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, मीथेन और ऑक्सीजन। और आगे जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, मीथेन को एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन को एज ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाएगा। पर एज यू कैन सी, इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। इसमें लगने वाले हाइड्रोजन के लिए हमें पोल्स पर जाकर बार बार पानी लाना पड़ेगा, जिसमें समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होंगे। और इसीलिए इसका एक सोल्यूशन है कि हम एक बार लाए पानी को ही रीजनरेट करें, जिसके लिए सेबेशियर प्रोसेस में एक और रिएक्शन को ऐड किया जाएगा, RWGS यानी रिवर्स वाटर गैस शिफ्ट। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, बस फर्क इतना होगा कि इस बार ये सेम रिएक्शन बिना निकल कैटलिस्ट के किया जाएगा। इससे फिर दो प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। और फिर आगे चलकर वापस इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर फॉर्म हुए हाइड्रोजन को फिर से सेबेशियर प्रोसेस में यूज किया जाएगा। तो हम मार्स पर मीथेन के साथ साथ ऑक्सीजन और पानी भी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक मिनट, कहीं सेबेशियर और RWGS रिएक्शन एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? क्योंकि अगर मस्क को एट द एंड पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन ही बनाना है, तो नासा की तरह वो भी हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के रूप में ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे की वजह है हाइड्रोजन की लेस डेंसिटी। देखो, कम डेंसिटी की वजह से ना 1 किलो हाइड्रोजन को रखने के लिए 7 फुट लंबा फ्यूल टैंक लगेगा, वहीं 1 किलो मीथेन को रखने के लिए सिर्फ 3 फुट लंबा टैंक लगेगा। अब
सोचो हमारी हाइड्रोजन वाली बंदूक दूसरे बंदूकों के मुकाबले कितनी बड़ी होगी। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर मीथेन से 100 डिग्री कम है, मतलब हाइड्रोजन को ठंडा करने में ज्यादा क्रायो फ्रीजर्स का इस्तेमाल होगा। प्लस फ्यूल टैंक से हीट को बाहर रखने के लिए एक पॉलीयूरेथेन फोम की थिक इंसुलेशन लेयर भी लगेगी। लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के समय अगर ये इंसुलेशन लेयर टूट गया तो फ्यूल टैंक में एक बड़ा धमाका होगा, क्योंकि टैंक का क्रायो फ्रीज्ड हाइड्रोजन मार्स के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और तेजी से एक्सपैंड करेगा। और इसीलिए इससे बचने के लिए टैंक में एक ब्लो ऑफ वाल्व लगाना पड़ेगा जो हाइड्रोजन का एक्सेस प्रेशर रिलीज कर देगा। फिर रिलीज हुए हाइड्रोजन को वापस ठंडा करने के लिए एक और नया मैकेनिज्म। इतना ही नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन अपने ही कंटेनर को कोरोड करके नाजुक बना देता है, जिसे साइंटिफिकली हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। इन शॉर्ट, हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करना मतलब 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। अब ये सब सुनकर आई एम प्रीटी श्योर आपका वोट मीथेन फ्यूल की तरफ बायस हो चुका होगा, बल्कि मार्स पर रहने वाले लोगों के लिए टेंट बनाने में भी काम आ सकता है। इतना ही नहीं, वो मार्स की फार्मिंग और बोटानिकल गार्डन में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को समय से पहले पका सकता है। पर इसके पीछे सिंपल केमिस्ट्री है। पहले 2 मीथेन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एथिलीन में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर इस एथिलीन को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर एक सीमित मात्रा में बिखेर दिया जाएगा, जिससे वो जल्दी पककर खाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि प्लांट्स भी नेचुरली एथिलीन प्रोड्यूस करके ही अपने फ्रूट्स को पकाते हैं। और इसीलिए अब समझे कि फार्मिंग में स्पेसएक्स का फ्यूल कहां पर इस्तेमाल हो सकता है। वेल, ये तो बस शुरुआत है। SpaceX मीथेन से टेंट तक बनाने वाला है। एंड यस अगेन, सिंपल केमिस्ट्री। एथिलीन को जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कंप्रेस किया जाता है तो उससे एथिलीन की एक चेन बनती है कॉल्ड पॉलीथीन, यानी वही मटेरियल जिससे हम कैरी बैग्स, बॉटल्स और स्विमिंग पूल टब्स बनाते हैं। ये पॉलीथीन वैसे तो काफी साधारण लगता है, बट ये एक्चुअली इतना मजबूत होता है कि मार्स पर हमें रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। दरअसल मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी ना के बराबर है। मतलब सन के गामा और यूवी रेडिएशंस मार्स के कॉलोनीज तक आराम से पहुंच सकते हैं और लोगों के स्किन और ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन जब यही रेडिएशन पॉलीथीन पर गिरता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और भी ज्यादा टाइटली लिंक करने लगते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, एक विन विन सिचुएशन जिसमें हमारे टेंस भी मजबूत होते हैं और जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो भी उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Brilliant, right? So that pretty much summarizes it all कि कैसे SpaceX एक नया फ्यूल तो नहीं पर एक एग्जिस्टिंग फ्यूल को ही नए इनोवेटिव तरीकों से इस्तेमाल करके रॉकेट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में ऑलरेडी लग चुका है। पर फ्रेंड्स, ये तो हम इंसानी सभ्यता के एक ही प्लैनेट के कॉलोनाइजेशन की शुरुआत है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके एटमॉस्फेयर में CO2 भर भर के, जैसे कि जुपिटर के मून कैलिस्टो को ही देख लो। एंड नॉट जस्ट दिस, ट्राइटन के एटमॉस्फेयर में तो डायरेक्टली मीथेन ही अवेलेबल है। यानी कि अगर मस्क सक्सेसफुली मार्स को कॉलोनाइज करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो बहुत ही जल्द टाइटन भी हमारे लिए एक हैबिटेबल मून बन सकता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी है डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए व्हाई टाइटन इज सो स्पेशल। आप भी उसे देख सकते हो यहां पर क्लिक करके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और उसमें कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी क्यूरियोसिटी को सदा बढ़ाएगा। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GS50 फॉर 50% ऑफ ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।